हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज का बोध। देखिए, हमारा यहाँ पर अध्याय 4 चल रहा था। हम यहाँ पर पाश्चात्य समाजशास्त्रियों का अध्ययन कर रहे थे, उनके बारे में जान रहे थे। तो यहाँ पर आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा है यहाँ पर। आपने पार्ट 1 में जो है कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय पूरा जान लिया था और आपने ये भी देख लिया था कि कार्ल मार्क्स ने कैसे सोशियोलॉजी के लिए योगदान निभाया है, अपने क्या क्या विचार दिए हैं, वो आपने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। आज के पार्ट में हम एमिल दुर्कहाइम और मैक्स वेबर के बारे में जानेंगे। एमिल दुर्कहाइम से स्टार्टिंग करते हैं। एमिल दुर्कहाइम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में इनका जन्म हुआ और ये जर्मन सीमा पर स्थित एक फ्रांस के एक लॉरेन प्रांत में था। यानी फ्रांस का एक लॉरेन प्रांत है, वहाँ पर एक जगह एपिनल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये खास करके एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। शुरुआती शिक्षा इनकी एक धार्मिक स्कूल में पूरी हुई है। उसके बाद 1876 में ये पेरिस के एकोल नॉर्मल में इन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली है। 1887 में इन्होंने बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के लेक्चरर के रूप में यहाँ पर ये नियुक्त हुए हैं। 1895 में इन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित की है। इनका कुछ जीवन परिचय है। आगे चलकर इन्होंने 1897 में यानी फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल इन्होंने प्रकाशित किया है, एनी सोशियोलॉजिक, और इसमें इन्होंने प्रसिद्ध अपना एक अध्ययन पत्र यहाँ पर लिखा है, सुसाइड, जो काफ़ी फेमस रहा है। 1917 में आकर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जो हुई है वो बेटे के गम में हुई है, यानी बेटे के दुख में हुई है। इनका बेटा जो है प्रथम विश्व युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस सदमे के कारण इनकी मृत्यु 59 वर्ष की आयु में हो जाती है। ये एमिल दुर्कहाइम का थोड़ा जीवन परिचय था। तो एमिल दुर्कहाइम के बारे में हम जानेंगे। एमिल दुर्कहाइम को खास करके समाजशास्त्र का औपचारिक संकाय का यहाँ पर संस्थापक माना जाता है। यानी ये माना जाता है कि औपचारिक रूप से एक विषय की शुरुआत करने में, औपचारिक रूप से इसे जो है इस विषय को प्रॉपर रूप में लिखने में, प्रॉपर रूप में इसे एक एक पैराग्राफ को डिफाइन करने में, यानी सारे तथ्यों को समाहित करने में इनका एक अहम रोल है। तो ये यहाँ पर माना जाता है। और ये ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे कि ये सन 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर माने गए थे। यानी ये समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भी थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आप लिख लीजिए। यानी ये इनका ही योगदान है कि इसे औपचारिक संकाय के रूप में बदलने, एक विषय के रूप में यहाँ पर आगे ले जाने में इनका एक अहम योगदान है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि आपने ऊपर ये पढ़ लिया है, इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो एक धार्मिक और वो भी रूढ़िवादी परिवार था। तो ऑब्वियस सी बात है, परिवार में मौजूद जो विचार हैं, परंपराएं हैं, उनका इनके मस्तिष्क पर भी असर पड़ा होगा। खैर, 1876 में जब ये दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने इकोल नॉर्मल में पहुंचे हैं तो इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है कि अब मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक का मतलब क्या है कि हम कोई भी अपनी मान्यताएं, कोई भी रीति रिवाज, किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, हम नास्तिक हैं। इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं इस तरह के विचार को रखा है। लेकिन तमाम जो चिंतक हैं, तमाम जो विचारक हैं या तमाम समाजशास्त्री हैं, उनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो उनका जो नैतिक पोषण है, यानी खास करके जो यहूदी परिवार से जो आते थे, तो नैतिक पोषण उस परिवार में जो उनका हुआ था उसके कहीं ना कहीं झलक इनके समाजशास्त्री चिंतन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप वही लिख लेना कि उनके नैतिक पोषण का उनके समाजशास्त्री चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इनकी जो गहरी रुचि थी, यानी इनका मानना ये था कि इनका जो एक धार्मिक परिवार से बिलोंग करते थे, इस वजह से इनका धर्म जो था एक काफ़ी प्रिय विषय था। और ये धर्मनिरपेक्ष, धर्म का जो चिंतन जो करना चाहते थे वो धर्मनिरपेक्ष होकर करना चाहते थे। यानी इनका मानना ये था कि किसी धर्म के आप अनुयायी बनकर उसका चिंतन नहीं कर सकते। तो आप किसी धर्म की आलोचनाएं, अच्छाइयाँ तभी पता कर सकते हैं जब आप धर्मनिरपेक्ष हों। तो इन्होंने अपनी ये इच्छा जो है, अपनी इनकी इच्छा किस में लिखी है, इन्होंने अपनी एक आखिरी पुस्तक लिखी थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। इसमें इन्होंने इसका जिक्र भी किया है। दुर्कहाइम का मानना यह है, बार बार दुर्कहाइम जो है, दुर्कहाइम ये देखते हैं, दुर्कहाइम समाज को इस रूप में देखते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य पर कहीं ना कहीं उसमें मौजूद जो समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस पर दबाव डालते हैं। क्योंकि आपने ये भी पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले ही आप समाजशास्त्र का जो परिचय किताब पढ़ी थी वहाँ भी आपने देखा था कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के आचार विचार जो होते हैं वो समाज में मौजूद आचार विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर दुर्कहाइम ने वही बात लिखी है कि दुर्कहाइम के लिए समाज एक सामुदायिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति के ऊपर था।
यानी समाज क्या है, यहाँ पर एक सामाजिक तथ्य है और इसका अस्तित्व किसके ऊपर है, नैतिक समुदाय के रूप में मनुष्य के ऊपर है। यानी खास करके क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समाज तय करता है, कुछ समूह तय करते हैं। यानी कि ये बेबंधन, चाहे रिश्तेदारियां नातेदारियां हो, पारिवारिक बंधन हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके विषय में निर्णय लेते हैं। आप ये भी स्वतंत्र नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं आपकी एकता पर भी दबाव डालते हैं। यानी आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर अपनी मनमानी भी थोपते हैं और आपको मानना भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दुर्खाइम ने इसी रूप में देखा है कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, व्यक्ति के मौजूद जो बंधन है, बंधन से अभिप्राय सामाजिक बंधन, यानी उसके परिवार के बंधन है, वैवाहिक संस्थाएं हैं या उसकी रिश्तेदारियां नातेदारियां या बाह्य समाज है, वो कहीं ना कहीं इन पर दबाव डालते हैं। यानी कि वो समूह या समाज में प्रचलित जो विचारधाराएं हैं या मानदंड हैं, तो वो यही आशा करते हैं कि आपका जो व्यवहार है, आपके जो आचार विचार हैं, वो समूह या समाज में प्रचलित मानदंडों अपेक्षाओं के अनुरूप हों, वो ऐसी आशा करते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर इस बातें रखी हैं। यहाँ पर खास करके हम जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले वाले पैराग्राफ में आते हैं, दुर्खाइम के अनुसार जो है यहाँ पर सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता था। यानी कि आचरण की संहिताओं में मतलब क्या है, यानी कि जो आचार विचार के नियम है उनको कानूनी रूप से आप मान्यता प्रदान करें। यानी आचरण की संहिता, यानी जिन्हें सभी ने स्वीकार किया। संहिताबद्ध का करने का मतलब क्या है कि आपने जो आचरण के नियम है वो सभी समाज में सभी ने स्वीकार किए हों तो उन्हें संहिता के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता था जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत जबरदस्ती थोपे गए थे। यानी कि समूह में कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ विचार होते हैं जिनको समूह स्वीकार कर लेता है। और ऑब्वियस सी बात है, उस समूह के भीतर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने विचारों को रखना चाह रहा है या अपने विचारों को आगे ले जाना चाह रहा है या तर्क देना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सामूहिक रूप से आचरण वाले विचार होते हैं वो इसको दबा देते हैं। यानी कि वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत जबरदस्ती थोप दिए जाते हैं, यानी जबरदस्ती थोपे जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब जो विचार हैं, ये सब जो आप सामाजिक समूहों के जो भी विचार हैं, ये इसके दैनिक क्रियाकलापों में भी देखने को मिलते हैं। यानी कि समाज की जो वैज्ञानिक समझ है, इनका मानना ये था कि समाज की वैज्ञानिक समझ, इसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे, वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। यानी नैतिक तथ्य कैसे जनरेट हो रहे हैं समाज में और नैतिक तथ्य मानव के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इनके आधार पर यहाँ पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। नैतिक संहिताएं, खास करके ये आप देखेंगे कि नैतिक संहिताएं जो होती हैं ये विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी। यानी कि जो खास करके आप विभिन्न सामाजिक संस्थाएं देखते हैं समाज में मौजूद, तो इनकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति होती है। यानी परिवार के कुछ अलग नियम होते हैं, समाज के कुछ अलग नियम होते हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं उसके कुछ अलग नियम रहे होते हैं। तो वही बताया गया है कि नैतिक संहिताएं जो हैं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी ये। यानी कि एक समाज की जो नैतिकता है वो दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। यानी हो सकता है भारत में जो प्रचलित विचार हो या भारत में प्रचलित जो नैतिकता का आचरण हो वो अमेरिका में पॉसिबल ना हो। वैसी बात हो सकता है। यानी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बड़ों को कभी भी हम जो है नाम लेकर नहीं पुकारते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ हम जो है सम्मानजनक संबोधन लगा के पुकारते हैं, ये आपने देखा होगा। जबकि अमेरिका में किसी का नाम हम जनरली, एक छोटा बच्चा भी जो है अपने से जो है 60 साल या 70 साल उम्र का कोई भी व्यक्ति उसका नाम लेके पुकार लेगा, कोई एक नॉर्मल बात है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो नैतिक संहिताएं हैं और जो नैतिक विचार हैं वो हर समाज में एक जैसे नहीं है। यानी एक समाज से निकलकर दूसरे समाज में वो अनुपयुक्त भी हो जाते हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है अब आपकी दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि। यानी दुर्खाइम ने जो है समाज को किस नजरिए से देखा है, तो वो यहां बताया गया है। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि भाई ये जो समाजशास्त्र है एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में है। जैसे विज्ञान में पूरा किसी चीज को जांच के परख कर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी वर्क करते हैं। यहाँ पर इन्होंने दो विशेषताएं बताई हैं, दो मुख्य विशेषताएं इसकी निकाली हैं वैज्ञानिक संकाय के आधार पर, कि यहाँ पर जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन है, इसके तथ्यों का अध्ययन है, ये दूसरे विज्ञानों की तुलना में थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई समाजशास्त्र अपने आप से अनन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर का नाम दिया है। यानी इनका मानना यह है कि यहाँ पर समाजशास्त्र में एक जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे हम उद्गामी स्तर के रूप में जानते हैं। और जो जटिल सामूहिकता वाला स्तर, जीवन स्तर है, यहाँ पर तमाम सामाजिक प्रघटनाओं का भी उद्भव होता है। तमाम सामाजिक प्रघटनाओं में तमाम विचारों का उद्भव भी होता है। जैसे कुछ बताए हैं विचार, जैसे यहाँ बताएंगे प्रघटनाओं में धर्म, परिवार, सामाजिक मूल्य, दोस्ती, देशभक्ति, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबकी अपनी अपनी एक अलग परिभाषा है, अपने अपने एक अलग मानक और मानदंड हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका निर्माण जो देखेंगे, इनका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों के द्वारा ही हुआ है। यानी यहाँ पर ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ऊपर, ये व्यक्तियों के द्वारा ही बनाई गई हैं।
यहाँ पर आप सामाजिक पहचान भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे इनमें टीम है, राजनीतिक पार्टियां, स्ट्रीट गिरोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य वास्तविकताओं के स्तर से ये संबंधित होते हैं। और इन्होंने इन्हें उद्गम स्तर का नाम दिया है, यानी जटिल सामूहिकता का स्तर का नाम दिया है उद्गम स्तर, कि भाई ये व्यक्ति के हिसाब से नहीं बनते हैं, ये व्यक्ति से नहीं संबंधित होते हैं, बल्कि अन्य वास्तविकताओं के स्तर से ये संबंधित होते हैं। कि भाई टीम है, टीम का मतलब, अब टीम ऑब्वियस सी बात है, जो टीम होगी, अब किसकी टीम है, हो सकता है खेलने वाली टीम हो सकता है साथ में कक्षा में कोई जो एक्टिविटी हो रही है उसकी टीम हो। अब सबकी अलग अलग अपनी प्रासंगिकता है, अपना सबका अलग अलग क्षेत्र है, हर जगह एक जैसा स्थान, एक जगह हर जगह एक जैसा काम ये नहीं कर सकते हैं, हर जगह एक जैसे विचार यहाँ पर लागू नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने जटिल सामूहिकता को उद्गम स्तर का नाम दिया है। दुर्खाइम ने अगली बात यहाँ पर अपनी जो कही है, दुर्खाइम के समाजशास्त्र की दृष्टिकोण का दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है यहाँ पर, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी आनुभविक विषय होना चाहिए था। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने समाजशास्त्र में जैसा पढ़ा है कि इसमें अनुभवों की जगह नहीं है, इसमें तो हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर हम कोई डिसीजन या कोई राय बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात यहाँ अपना मत रखा है कि इसे अनुभविक होना चाहिए था। वास्तव में ये कठिन दावा था, क्योंकि सामाजिक प्रघटनाएं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं। अमूर्त का मतलब क्या है, जो सामाजिक रूप से प्रघटनाएं, जैसे राष्ट्रवाद की भावना है, दोस्ती की भावना है, आपको दिखेगी थोड़ी ना, आपको ये तो दिखेगी थोड़ी ना। आप किसी के व्यवहार का अध्ययन करो तभी तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कौन दोस्त है किसी का, या कोई किसी का दुश्मन है, तभी तो पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये अमूर्त होती हैं, और हम सामूहिक पहचान के रूप में, जैसे जैन समुदाय, बंगाली, या फिर ये बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिश्र राष्ट्रों के समुदायों को देख नहीं सकते हैं, इन समुदायों को हम देख ही नहीं सकते हैं, तो ये अमूर्त होते हैं। तो ऐसे में इन अमूर्त समुदायों का अध्ययन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, कि इस तथ्य को दर्शाती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों यानी या फिर विज्ञान का हो सकता है, इसका अवलोकन आणविक इंद्रियानुभव हम जो करें, यानी कि इसका अवलोकन करें। अवलोकन का मतलब क्या है कि हम किसी के संबंधों को देखें, किसी समूह को देखें, समूह देखकर हमारी जो राय वहाँ पर बने उसको हम फिर वहाँ पर बाद में व्यक्त करें, या फिर अनुभविक इंद्रियानुभव हो, यानी हमने आंखों से जो देखा है, अपने इंद्रियों से जो देखा है, उसके आधार पर हम सत्यापन करके यहाँ पर हो। तो यहाँ पर बार बार इन्होंने यही कहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित नहीं होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम किसी का व्यवहार का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी व्यक्ति जो है बनावटी व्यवहार भी करते हैं। तो सामाजिक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है, यानी जो सामाजिक तथ्य हैं, सामाजिक जो मानक हैं, इनको हम इनडायरेक्ट रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित कर सकते हैं। हम ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का व्यवहार इस तरह का होना चाहिए, इस तरह की बात तो हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बातें इन्होंने अपनी कही हैं, अपने विचार कहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो सामाजिक तथ्य वर्ड आया है, सामाजिक तथ्य शब्द आया है, ये है क्या? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह ही होते हैं और ये व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं, परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। यानी कहने का मतलब साफ साफ ये है कि सामाजिक तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? एक विचार है, बाहरी विचार है जो कि उनके आचरण को लगातार बाधित कर रहा है। जैसे यहाँ पर सामाजिक तथ्य में आपका क्या है? कानूनी शिक्षा, धर्म, ये सब संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। खास करके यहाँ पर कुछ मान्यताएं भी देखने को मिलेंगी, मान्यताएं, संवेदनाएं, सामूहिक मान्यताएं, इसके कुछ उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नोट करके आप यहाँ पर लिख लेना कि सामाजिक तथ्य क्या होता है। और यहाँ पर ये जो इनके दोनों कथन है, पहला कथन तो इनका ये वाला है और दूसरा कथन तो ये वाला है, पहला कथन इनका ऊपर वाला है। ये भी यहाँ पर आप अपना लिख लेना, उद्गम स्तर वाला अपने हिसाब से आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिखने लायक है नहीं, केवल आपकी यही लाइन केवल लिखने लायक है। तो ये आप यहाँ पर ऊपर लिख लेना एग्जाम्पल सहित, और दूसरा इसका यहाँ पर ये वाला लिख लेना, ठीक है? यानी ये वाला, सॉरी नीचे आना था मुझे, यानी कि ये आप यहाँ पर लिख लेना। तो ऐसे करके इसमें पॉइंट नोट हो जाएगा। अब यहाँ पर समाज में श्रम विभाजन, यहाँ पर अगली सब हेडिंग इसी की है, समाज में श्रम विभाजन कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इन्होंने अपनी एक पहली पुस्तक लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें दुर्खाइम ने समाज के जो विकास है वो आदिम से आधुनिक विकास तक की, यहाँ पर उद्योग विकास की पूरी प्रक्रिया का, पूरी विधि का विश्लेषण अपनी स्पष्ट किया है कि कैसे आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक जो समाज, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में श्रम विभाजन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर बताया इन्होंने कि भाई इन्होंने जो है यहाँ पर इसका जो वर्गीकरण किया है, समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता के सिद्धांत पर किया है। यहाँ पर सब पॉइंट आप लिख लेना, इन्होंने समाज का जो वर्गीकरण किया है वो सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया है।
और खास करके इन्होंने यहाँ पर दो समाजों का जिक्र किया गया है, यांत्रिक एकता का और एक सावयवी एकता का। हालांकि इन दोनों के बारे में आप चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं, यांत्रिक एकता क्या होती है, सावयवी क्या होती है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यांत्रिक और सावयवी एकता के बारे में। यानी कि यहाँ पर इनका कहना यह है कि यांत्रिक एकता का जो आधार है वो खास करके व्यक्तिगत एकरूपता होता है। व्यक्तिगत एकरूपता मतलब क्या है कि पुराने जो समाज हैं, छोटे छोटे समाज हैं, एक जैसे काम धंधे करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वनों में रहते हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसे आचार विचार व्यवहार हैं, तो उनमें एक यांत्रिक एकता पाई जाएगी। ठीक है, यानी उनमें व्यक्तिगत एकरूपता होती है और ये कम जनसंख्या वाले समाजों में खास करके यांत्रिक एकरूपता ही पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो कम जनसंख्या वाले समाज होते हैं, छोटे समाज होते हैं, जिनकी अपनी जरूरतें खुद से पूरी हो जाती हैं, तो उनमें यांत्रिक एकता देखने को मिलेगी। और ये खास करके स्वावलंबी होते हैं, यानी कि ये दूसरे समूहों से मदद मांगने नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी जरूरतें खुद ही पूरी करने में सक्षम होते हैं। जैसे ट्राइबल एरिया वाले रहने वाले लोग हैं, तो चाहे वो कैसे भी रह लें, किसी भी परिस्थिति में रह लें, लेकिन अपने पास जो मौजूद संसाधन है उन्हीं का वो प्रयोग करेंगे। वहीं यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर एक चीज हमें और देखने को मिलेगी नैतिक आचार व्यवहार या मानक या मानदंड के रूप में। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इन समाजों में अगर आप कोई प्रतिवर्ती कार्य कर रहे हैं या कोई विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलेगा कोई विषम कार्य कर रहे हैं। यानी इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति बिल्कुल सहिष्णु नहीं होते हैं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं। आप अगर समाज के जो उनके समाज के बनाए हुए नियम हैं उनको अगर तोड़ेंगे तो आपको वहाँ पे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, यानी और ये मानदंड की अवहेलना दी जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर जो आपके ये जो होते हैं, ये आपके यांत्रिकता वाले समुदाय होते हैं, यहाँ पर दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि उनके सामाजिक रीति रिवाज हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनसे कोई भी भटके ना। खास करके आपने ट्राइबल एरिया के अगर कानूनों के बारे में पढ़ा होगा कि उंगलियां काट देते थे ये लोग, कई जगह देखो जला देते थे, कोई कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं। तो ये आप ट्राइबल एरिया वाले जो ट्राइब्स के कानून है अपने अपने, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो इसलिए स्ट्रिक्ट है, ये यांत्रिक एकता को यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज उनका दर्शा रहा है। तो आप इसी में ही सब पॉइंट, सेकंड का सब पॉइंट, ये आगे वाला ये वाला यहाँ पर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पर सावयवी एकता। सावयवी एकता खास करके आपके आधुनिक समाजों में पाई जाती है। ये आपकी आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता है और ये सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है, यानी एक रूपता पर आधारित नहीं है, विषमता पर आधारित है। यहाँ पर मानना ये है कि समाज हमारा विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है और सब में एक जैसी एकता नहीं है, बल्कि सब अलग अलग हैं, यानी बौद्धिक रूप से अलग हैं, सामाजिक रूप से अलग हैं, आर्थिक रूप से अलग हैं। और खास करके इस तरह की एकता जो सावयवी वाली एकता है, ये हमें बृहद जनसंख्या में पाई जाती है। यहाँ पर अधिकतर सामाजिक संबंध जो होते हैं अवैयक्तिक होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होते हैं। जैसे हमने एक जो सामूहिक एक रूपता वाली यांत्रिक एकता है, यहाँ पर हमने देखा था कि छोटा सा समुदाय होता है, समुदाय के व्यक्ति लगभग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम, क्योंकि आधुनिक समाज में सावयवी एकता में बड़े समाज होते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर संबंध जो है सबसे एकदम जुड़े हुए हैं, प्रगाढ़ हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर संबंध हमें अवैयक्तिक दिखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं इन समाजों में कि प्रत्येक घटक या इकाई अपने आप में स्वावलंबी ना होकर बल्कि उत्तरजीवी होती है, यानी कि दूसरे पर डिपेंड होती है। यानी कि हम एक दूसरे पर यहाँ पर समूह जो होते हैं वो आश्रित होते हैं, यानी अपना काम स्वयं नहीं कर सकते हैं बल्कि दूसरों पर कहीं ना कहीं उत्पादन के स्तरों पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वहीं यहाँ पर आधुनिक जो आपके सावयवी एकता है, यहाँ पर कानून वगैरह बहुत ज़्यादा कड़े नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर आधुनिक समाज के कानून दमनकारी नहीं होकर बल्कि क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि लोगों को सुधारना है हमें। खास करके इनके कानूनों में ये देखा जाता है कि भाई कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनमें आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना है, उसे ठीक करना है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कानून का उद्देश्य क्या है, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वही वैसी ही चलती रहे, उनमें कोई नया विचार या फिर कोई नई क्रांति या कोई उनसे अलग हटकर कोई काम ना करे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नए विचारों का स्वागत भी होता है और नए नए जो सुधार हैं उनका भी स्वागत होता है, ये देखने को हमें मिलेगा। और यहाँ पे कोई अपराध हो भी जाता है कानून के दायरे में, तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास किया जाता है, ये इस बात पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें देखेंगे। यानी कि आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि आपके जो ये वाले समाज हैं, खास करके आपके जो यांत्रिकता वाले समाज हैं, यहाँ पर एक किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो क्या एक सामूहिक प्रतिशोध की भावना आ जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके सावयवी समाजों में ऐसा नहीं है। आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट भी होती है, जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में ही लिप्त रहता है। ये भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि आधुनिक समाज में क्या है कि व्यक्ति अपने मर्जी से कुछ काम भी कर सकता है, जबकि जो आपके आदिम समाज है, क्योंकि आदिम समाज में क्या है, क्योंकि व्यक्ति समूह का सदस्य है, तो समूह जो करेगा वही वो काम करेगा। तो यहाँ पर ये अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक समाजों में हमें ये देखने को मिलता है कि जो समान उद्देश्य वाले समूह होते हैं वो अपने
एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने समूह या संगठन बना लेते हैं। यानी आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता ये भी हमें देखने को मिलेगी कि समान हितों वाले, यानी आधुनिक समाज में ये देखने को मिलेगा समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से अपने एक दूसरे के करीब आकर सामूहिक संगठन बना लेते हैं। और ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके बाद में भिन्न भिन्न इनकी परिस्थितियों में व्यक्तियों की अपनी भिन्न भिन्न पहचान भी बन जाती है। जैसे व्यक्ति को समाज में छत्र छाया से बाहर निकलकर उसकी तमाम भूमिकाएं भी निभानी पड़ती है, तो अपनी वहाँ पर एक पहचान क्रिएट कर लेता है। यानी कोई मान लीजिए पिता की पहचान है, घर में पिता की पहचान है, किसी का बेटा भी हो सकता है, बाहर जाकर एक टीचर भी हो सकता है, या एक कर्मचारी भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये अपनी अपनी पहचान यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं आधुनिक समाजों में। तो ऐसे करके यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर खास करके वही चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी कि इन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए उसकी दूसरों के साथ अंत्यक्रिया यहाँ पर बढ़ जाती है, जबकि आपकी यांत्रिक एकता में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर जो इनकी सोसाइटी किताब है, ये दुर्खाइम के चिंतन के महत्व दर्शाती है। यानी दुर्खाइम ने किस तरह से समाज का चिंतन किया है, किस तरह समाज के बारे में अपनी राय रखी है और समाज को कैसे विभक्त किया है, आधुनिक समाज को, आदिम समाज को, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ऐसे करके आप देखेंगे इनका यहाँ पर पूरा हो जाता है एमिल दुर्खाइम का। अब अगली हेडिंग आपकी जो है मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर के बारे में जानेंगे। मैक्स वेबर का जन्म जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1864 में एयरफर्ट जर्मनी में हुआ था। एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट थे और खास करके ये बिस्मार्क के अनुयायी थे। बिस्मार्क एक नेता हैं यहाँ के प्रमुख, तो बिस्मार्क के ये अनुयायी थे। यहाँ पर 1882 में इन्होंने कानून की शिक्षा ली है। फिर 1884 में इन्होंने गोटिजेन और बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। 89 में इन्होंने डॉक्टरेट शोध पत्र पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक जमा किया है। यानी कि एक अच्छे खासे अर्थशास्त्री हैं ये, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी ये रहे हैं फ्रेगर में, बाद में हेडलबर्ग में नियुक्त किए गए हैं और बाद में एक गंभीर बीमारी के चलते असमर्थ हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना लेखन कार्य छोड़ा नहीं है। लगातार सामाजिक चिंतन पर ये विचार करते रहे हैं। खास करके मैक्स वेबर ने जो है अर्थशास्त्र में अपना योगदान दिया है और अर्थशास्त्र में भी के अलावा भी इन्होंने अपने समाजशास्त्र के दायरे पर में भी तमाम जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने द प्रोटेस्टेंट एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म जो है फ्रॉम मैक्स वेबर एसिड इन सोशियोलॉजी, मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द रिलीजन ऑफ इंडिया और इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इस तरह की ये पुस्तकें तमाम लिखी हैं इन्होंने। ये मैक्स वेबर का परिचय है थोड़ा सा। अब बात करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर आपके जो है जर्मनी में इन्होंने अपने समय के महत्वपूर्ण समाज विचारक थे और इन्होंने मुख्यतः समाज का जो है सामाजिक क्रिया की जो है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र पर इन्होंने बल दिया है। यानी कि लगातार समाजशास्त्र की जो है लगातार जो व्याख्या है और व्याख्या के आधार पर समाजशास्त्र के विस्तृत दायरे पर यहाँ पर बल दिया है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र पर बल दिया है। केवल यहाँ पर केवल तथ्यों पर ही सीमित नहीं रहे हैं, एक विस्तृत और युक्ति संगत रूप में इन्होंने समाज को देखा है। यानी वेबर के चिंतन का दूसरा विषय क्या है? आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया, यानी लोग कैसे सोचते विचारते हैं और विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से कैसे है, ये भी यहाँ पर इनका जो है कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने अध्ययन किया है। इसके ऊपर इन्होंने लेख लिखे हैं। तो इनके दो प्रमुख विषय रहे हैं। इन्होंने कई विषयों पर लेख लिखे हैं। खास करके पहला विषय तो समाजशास्त्र पर है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र पर, और दूसरा विषय इनका क्या है, जो अपना तर्क करने का है, सोचने विचारने का नजरिया है। इसके अलावा धर्मों के बीच जो संबंध है उसके बारे में इन्होंने अपनी राय रखी है। तो ये तो इनका मैक्स वेबर का परिचय है। अब मैक्स वेबर का हम समाजशास्त्र में योगदान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी सब हेडिंग पड़ेगी मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। यानी मैक्स वेबर का उद्देश्य यहाँ पर साफ साफ यही है कि सामाजिक विज्ञान का पूर्णतः उद्देश्य क्या है, सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना। यानी व्याख्यात्मक सोच जो यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो सोच है इनकी, ये सोच प्राकृतिक विज्ञान वाली सोच से बिल्कुल अलग है। यानी पहले मान लिया जाता था जो भी समाज चल रहे हैं प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ईश्वर ने जैसा नियम बना दिया उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इन्होंने इस सोच को कहीं ना कहीं साइड में करने की जरूरत है, इस सोच से हमें निकलने की जरूरत है। इनका मानना यही है कि चूंकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार है और मानवीय क्रियाएं मुख्यतः विषयगत अर्थों से संबंध होती हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो इनकी जो पद्धतियां हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है सामाजिक विज्ञान की पद्धतियां प्राकृतिक विज्ञान से ये भिन्न होंगी। इस अर्थ में इनका ये मानना है यहाँ पर। तो वेबर के लिए सामाजिक क्रिया के लिए सबसे यहाँ पर जरूरी क्या है कि यहाँ पर वेबर ने सामाजिक क्रियाओं में यहाँ पर ये देखा है कि ये सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे। यानी कि वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबद्ध करता हो, तो वो सारे व्यवहार इसमें सामाजिक क्रियाओं में आ जाते हैं व्याख्यात्मक समाजशास्त्र में। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर अगली हेड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर समाजशास्त्र में इन्होंने कुछ और भी बातें रखी हैं। जैसे यहाँ पे एक अगला पॉइंट उन्होंने रखा है कि समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से समानुभूति, अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति पर आधारित ना हो बल्कि अनुभूति के साथ हो। कहने का मतलब क्या है,
इसका साफ साफ एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी समाज का अध्ययन करने जा रहे हैं, आप किसी समाज का या किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, या किसी समुदाय के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन ना करें, यानी केवल आप अनुभूति ना लें। जैसे आप दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई दलित समुदाय की स्थिति क्या है, दलित समुदाय पर अत्याचार कैसे हो रहे हैं, दलित समुदाय का रहन सहन क्या है, इन्होंने कितना अचीवमेंट किया है, आप दूर से ना देखें। आप सब कुछ छोड़कर आप ये मानकर चलें कि हम ही एक दलित व्यक्ति हैं और हमारा जीवन क्या होगा। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज को समानुभूति का नाम दिया है। यानी हम जब भी कभी किसी का अध्ययन करें तो हम बिल्कुल उसके जैसे ही बनकर अध्ययन करें, यानी उसके जैसे ही। जैसे हमने समाजशास्त्र में हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ अध्ययन जो किए गए हैं समुदाय के, क्षेत्रीय अध्ययन जो किए गए हैं वो क्षेत्र में रहकर किए गए हैं, तो वो यही है, समानुभूति वाली भावना ही है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर बार बार यही समानुभूति का विचार इन्होंने दिया है इसमें, और इसके ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस पर इन्होंने बल भी दिया है। यानी बेबर पहले व्यक्ति थे, यानी बेबर जो पहले व्यक्ति थे, इन्होंने विशेष और जटिल प्रकार की जो वस्तुनिष्ठता है इसकी बात की, और सामाजिक विज्ञान को इन्होंने अपनाना था। यानी कि इन्होंने कहा जो वस्तुनिष्ठता है खास करके, यानी ऑब्जेक्टिविटी है, किसी चीज के किसी तथ्य की परख, यानी कि एक ही मानदंड को लेकर या अलग अलग मानदंडों को लेकर रिजल्ट सेम आए तो उसे वस्तुनिष्ठता के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर हमने वही देखा है कि बेबर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विशेष और जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता है इसकी बात की है, और इसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। यानी इसी वस्तुनिष्ठता को, यानी कि कोई भी इसको कोई भी किसी समूह को देखे, कोई भी किसी समूह का अध्ययन करे, रिजल्ट सबके सेम आए, वस्तुनिष्ठता है, तो इस चीज को लेकर इन्होंने यहाँ पर खास करके फोकस दिया है। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कहा है कि सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा, और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर जिनकी क्रियाओं का भी अध्ययन कर रहे हैं उन्हें रखना पड़ेगा, अपने आप को रखना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने माना है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ जो समानुभूति वाला विषय है इसमें कुछ यहाँ पर इसमें कुछ ये भी जोड़ा है, प्रिकॉशंस भी जोड़े हैं, यानी जिसको सावधानियां जिसे हम बोलते हैं, सावधानियां भी यहाँ पर जोड़ी हैं। जैसे समानुभूति समझ के लिए आवश्यक ये है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं और प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थ और सामाजिक कर्ताओं की जो अभिप्रेरणाएं हैं इनका ईमानदारी से अवलिखित करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम समाज का अध्ययन करने जाएं तो हमारी क्या सोच है, हम पर कौन से विचारों का प्रभाव है, ये सब साइड में रखते हैं। केवल और केवल सामने वाला क्या कर रहा है, क्या किस तरह का अनुभव कर रहा है, उसके विचारों को ईमानदारी से हम नोट करें, तभी हमें रिजल्ट जो है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ मिलेगा। और जहां पर हमने अपनी मान्यता, अपने विश्वास यहाँ पे जोड़ दिए तो यकीन मानिए रिजल्ट हमें बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की बात इन्होंने बताई है। यहाँ पर देखिए बेबर ने यहाँ पर आपको जो वस्तुनिष्ठता है उसको मूल्य तटस्थता कहा है। मूल तटस्थता का मतलब ये है कि समाजशास्त्री जब भी कोई अध्ययन करने जाए, कोई भी किसी समाज का अध्ययन करने जाए तो उसे तटस्थ होकर व्यवहार करना है। तटस्थ का मतलब क्या है, ना तो उसके फेवर में करना है समाज जिस समाज का अध्ययन कर रहा है, और ना ही उसके अगेंस्ट में जाना है। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहकर वहां पर व्यवहार करना है। यानी आपकी कोई भी आप अपनी किसी की भावनाएं वगैरह होती हैं उसमें आपको बिल्कुल नहीं बहना है। यानी आप बेबर ने भी ये बात मानी है कि ये बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी एक समाज के सदस्य हैं और उनकी भी अपनी एक मान्यताएं होती हैं, पूर्वाग्रह होते हैं। तो यहाँ पर स्व अनुशासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इसके लिए आपको एक लौह संकल्प शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप अध्ययन कर पाएंगे। और तटस्थ होकर आप अध्ययन करें तभी जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर आपको कैसा मिलेगा, वस्तुनिष्ठ मिलेगा। यहाँ पर समानुभूति की समझ के अलावा यहाँ पर बेबर ने जो है समाजशास्त्र के लिए एक और पद्धति बनाई है। इसका मतलब ये है आदर्श प्रारूप, यानी एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण यहाँ पे तैयार किया जिसका नाम है आदर्श प्रारूप। और आदर्श प्रारूप को रखकर आपको जो है किसी का अध्ययन करना है। आदर्श प्रारूप में होता क्या है, लिख लेना यहाँ पर। आदर्श प्रारूप जो होता है वो सामाजिक घटना का एक तार्किक एक रूपी मॉडल होता है, यानी एक तर्क जो तर्क की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरे, तो एक रूपी मॉडल है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को ये रेखांकित करता है, यानी कि खास करके जो समाज में या जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो होती हैं यहाँ पर, उसको ये यहाँ पर अपने आप में समाहित करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विश्लेषण में जो मदद के लिए बनाए गए जो अवधारणात्मक प्रारूप होते हैं, और इसका कारण निर्माण जो है वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ है। यानी वास्तविकता को हम यहाँ पर हूबहू नहीं दर्शाते हैं, बल्कि यहाँ पर हम ये आदर्श प्रारूप में ये करते हैं कि विश्लेषण में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें हम बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और बाद बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है किसी विश्लेषण में उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं या फिर कमतर दिखाते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने एक आदर्श प्रारूप का भी कॉन्सेप्ट दिया है वेबर ने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें और हैं धर्म से रिलेटेड, जैसे इन्होंने बताया है कि विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए उनका जो विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया था।
यानी खास करके जो आदर्श प्रारूप वाला कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने धर्म, जो विश्व में जितने भी धर्म मौजूद हैं, इन धर्मों की जांच परख करने के लिए, उनके नैतिक संबंध कैसे हैं, यानी एक दूसरे से कैसे कॉन्टेक्ट में, उनको जानने के लिए उन्होंने ये आदर्श प्रारूप का यहाँ पर इन्होंने निर्माण किया था। किसने? वेबर ने किया था। खास करके आपने यूरोप में जो पूंजीवादी विचार देखा था, जो प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्ग में था, तो वो किस तरह से प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों के मूल्यों ने उसमें कैसे प्रभावित किया है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब जैसे यहाँ पर वेबर ने पुनः जो आदर्श प्रारूप है, इनका प्रयोग किन किन में किया है, देखिए अगली पॉइंट नंबर जो भी हो वो आप डाल लेना। वेबर ने जो पुनः जो आदर्श प्रारूपों का प्रयोग किसके लिए किया है? 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता के लिए किया है। 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता कौन कौन सी होती है? पारंपरिक, करिश्माई और तर्कसंगत वैधानिक। आदर्श प्रारूपों के माध्यम से इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता को माना है जो समाज में व्याप्त है। पारंपरिक सत्ता का मतलब क्या है? उद्भव प्रथा, यानी किसी समाज में कोई नियम, रिवाज, रीति रिवाज या प्रचलन में कोई चीजें हैं, उन्हें आपने पारंपरिक सत्ता का नाम दे दिया। करिश्माई का मतलब क्या है? दैविक स्रोत माना गया है, यानी जिनके बारे में ईश्वर को आज भी पूर्ण जानकारी नहीं है, वह ईश्वर पर ही डिपेंड है, तो उन्हें उस चीज को यहाँ पर दैविक स्रोत बोला गया है। ठीक है, यानी ईश्वर की देन में यहाँ पर ढूंढा गया है इसका स्रोत। तर्क संगत का मतलब क्या है कि आप जो कि तर्क की कसौटी पर उसको कस सकें, तर्क की कसौटी पर आप उसका मंथन कर सकें, या फिर जो समाज में कानूनी रूप से मान्य हो, उसे तर्क संगत वैधानिकता के आधार पर इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो ऐसे करके वेबर ने यहाँ पर 3 तरह की सत्ताएं बताई हैं, पारंपरिक, करिश्माई या तर्क संगत वैधानिक। ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में आपकी जो तर्कसंगत वैधानिक सत्ता है, इसका प्रयोग आधुनिक युग में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। खास करके यहाँ पर नौकरशाही जो है वो तर्कसंगत वैधानिक सत्ता का ही यहाँ पर आपको एक मॉडल देखने को मिल जाएगा। अब नौकरशाही के बारे में आप इनका जो तर्कसंगत वैधानिकता जो है वो कैसी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, नौकरशाही का जो गठन हुआ है वास्तव में, यानी कि नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपकी घरेलू दुनिया अलग हो जाती है और सार्वजनिक दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ के कुछ बनाए हुए नियम कानून होते हैं और आपको वही फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर नौकरशाही जो है वो कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है और उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं नौकरशाही के अंदर, उन्हीं नियमों में रहकर आपको जो अपना काम करना होता है। तो इस तरह से नौकरशाही जो है यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें तर्कसंगत वैधानिकता कैसे कैसे पाई जाती है वो भी बताया गया है। जैसे यहाँ पर इसके कुछ विशिष्टताएं बताई गई हैं, नौकरशाही सत्ता की कुछ विशिष्टताएं यहाँ बताई गई हैं। पहली विशिष्टता है अधिकारियों का प्रकार्य। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सबके अपने अपने प्रकार होते हैं, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक नौकरशाही जो है सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, कार्यालय अधिकार क्षेत्र होते हैं, संचालन नियमन कानून प्रशासनिक विधानों के द्वारा होता है। और यहाँ पर सब जो अधिकारी हैं, उच्च से लेकर अधीनस्थ तक के अधिकारी जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर ही काम करते हैं, कोई किसी में अतिक्रमण नहीं करता है। तो ये अधिकारियों का प्रकार बोला जाएगा। और खास करके यहाँ पर कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास योग्यताएं होती हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो प्रकार वाला है यहाँ पर, यानी कि अधिकारियों का प्रकार, ये समझाया है। अगला है सोपानिक क्रम, यानी जो हायरार्किकल जो यहाँ पर क्रम है उसे समझाया गया कि किसी व्यवस्था में, किसी विभाग में या किसी व्यवस्था में सोपान होते हैं। यानी आपने देखा सोपान का मतलब टॉप लेवल पर कुछ लोग बैठे होते हैं, उनके मिडिल में कुछ लोग होते हैं, यानी कि जो मध्यस्थ वाले होते हैं कर्मचारी, नीचे वाले लोअर लेवल पर कोई कर्मचारी होते हैं। तो अधिकारी या कार्यालय श्रेणी का सोपान पर आधारित होते हैं। यानी कि यहाँ पर उच्च अधिकारी क्या होता है, निम्न अधिकारियों को निर्देश देते हैं और निम्न अधिकारियों को उच्च अधिकारियों के निर्देशों को पालन करना पड़ता है या फॉलो करना पड़ता है। ठीक इसी तरह जो ऑफिस या नौकरशाही है वो लिखित दस्तावेजों पर वरीयता देती है। यानी कि यहाँ पर मौखिक काम नहीं होते हैं, किसी भी ऑफिस में या किसी भी नौकरशाही में खास करके फाइलों का रिकॉर्ड होता है और उसी रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर कोई भी यहाँ पर कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कार्यालय प्रबंधन। कार्यालय प्रबंधन से मतलब क्या है, हर विभाग का, जो भी विभाग यहाँ पे समाज में मौजूद है, हर विभाग का अपना एक प्रबंधन होता है। प्रबंधन में कौन क्या कार्य करेगा और जो कोई कार्य करेगा वो अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, तभी उसे उस पद के लिए, उस कार्य के लिए रखा जाता है। यानी यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कार्यालयीय आचरण का यहाँ पे अच्छा खासा महत्व है। यानी कि यहाँ पर जो नौकरशाही है, कार्यालयीय आचरण का मतलब क्या है, जो भी नियम या आचरण जो बनाया गया है, कहाँ के लिए, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जहाँ पर आप अपना कह सकते हैं जहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पर उसको मानना पड़ेगा। यानी कार्यालय में कर्मचारी का आचरण नियमों कानूनों के द्वारा नियंत्रित होता है और ये उनके सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग करता है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नौकरशाही है, वेबर के द्वारा नौकरशाही का जो राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में यहाँ पर चित्रांकन नहीं किया गया है,
यहाँ पर खास करके इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक कर्ता जो है, यानी एक कर्ता का मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति है, ये अपने कौशल और प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पर जो है अपनी पहचान बना लेता है और अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण तन्मयता के साथ यहाँ पर निर्वहन करता है। तो ये सब यहाँ पर इन्होंने इसमें समझाया है, यानी वेबर के विचार अपने इस संदर्भ में वेबर ने अपने विचारों को यहाँ पर रखा है। ऐसे करके आपका यहाँ पर चैप्टर पूरा हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं था, केवल पाश्चात्य समाजशास्त्रियों की जो चिंतन की अवधारणाएं थी, समाज को किस रूप में देखा है उन्होंने, तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। ऐसे करके चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।